औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार भरा सलाम। आज मंगल का दिन है और दूसरा वर्किंग डे, और वर्किंग डे पे हम ये बात करते हैं कि ज़िंदगी में हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस तनासब से करना है। ये हम ज़्यादा तयन उस वक्त करते हैं जब हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, किसी चीज़ को आप ओन नहीं करते, किसी चीज़ को आप एग्जामिन नहीं करते, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। और एक बड़ी जो मैंने कॉमन प्रैक्टिस देखी है दो तरीके से, कि अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो पहले उसको सुने। अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं, हो सकता है कि वो कहीं पर गलत हो या वो कुछ ऐसी चीज बताए जो कि आपको भी ना पता हो, तो पहले कंप्लीट बात सुन लें और उसके बाद उसको आंसर करने की कोशिश करें। एक चीज। और दूसरा, जो आजकल मैंने लोगों में देखा, अगर किसी के पास जाते हैं किसी की इयादत के लिए, फर्ज करें मेरा हाथ टूटा है, मुझे बुखार है, ये ABCD कोई भी मसला है, तो मेरे पास आकर मुझे पूछने के बजाय अपनी बीमारियां शुरू कर देंगे। मुझे ऐसा भी हुआ था, मुझे यूं भी हुआ था। तो भाई, आप किसी की इयादत के लिए आए या कोई शख्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बात सुनने की आदत डालें, जो कि मुझे फिर मैं कहूँगा तालीम दी या बताया रमीज़ खान के अगले बंदे को सुनने का हौसला रखो। और जब भी आप किसी की इयादत के लिए जाते हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप उस बंदे के बारे में पूछते जा रहे हैं, ना कि अपनी दास्तान सुनाने जा रहे हैं। अपनी दास्तान सुनाने के लिए काफ़ी टाइम है, उसको पूछें, उसको इनकरेज करें, और इनकरेज करने के बाद उसको आगे बढ़ने का हौसला दें। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उस शहर से आए हैं ये मेरे गेस्ट, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ घुमा करते थे, जहाँ पर मिंबर पे बैठकर वो खुतबा दिया करते थे। वहाँ पर इन्होंने हज जो है वो फरीज़ा अदा किया। हज के बाद इन्होंने वहाँ पर नवाफिल अदा किए। मक्का मुकरमा की वो गलियाँ जहाँ पर तवाफ़ होता है, जहाँ पर सही होती है, जहाँ पर हजर अस्वद को चूमा जाता है, मुकाम इब्राहीमी पर 2 नवाफिल अदा किए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जहाँ पर अल्लाह तबारक तआला की अदालत लगेगी, अरफात के मैदान में ये खुतबा सुनकर आए। डॉक्टर आबिद, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हज बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत हज मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कैसी तबीयत है, कैसा रहा हज? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, वैसे इट्सल्फ ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हज जो है वो मुशक्कत का काम है, मुसलसल चलते रहना, मुसलसल जगहों पर ऑन टाइम पहुंचना, और अल्लाह ताला एक डिफरेंट एनर्जी आपको देता है। तो क्या बात सही है? देखिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और असल मकसद भी यही बात करने का होता है कि इस्लाम 2 तरह का होता है। इस्लाम में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक वो चीज़ें जो आप बैठे बैठे कर रहे हैं, ठीक है, नमाज वहीं पढ़ लिया आपने, रोज़ा रख लिया आपने, ज़कात दे दिया आपने, खुम्स दे दिया आपने, मदद कर दी लोगों की आपने, लोगों के, यानी ये सब आपका इंडोर भी हो सकता है। लेकिन इस्लाम सब इंडोर नहीं है, आउटडोर भी है। इस्लाम में जितनी ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, जितना आप दिल से आप एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी का शेयरिंग भी उतनी ज़रूरी होता है। यानी इस्लाम में फिज़िक्स या फिज़िकल फिटनेस भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ऐसा ही है, समझना। अब आपने ये देखें कि हमारा जो हज का है, ये रुकन का आखिरी रुकन। पहले देखिए नमाज सिंपल, अब ये असल में जो हज है वो उसकी तरबियत हो रही है इन चारों में। आपने नमाज़ पढ़ ली, अब आप जब जाएंगे वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपने रोज़ा रख लिया, अब वहाँ पे भूखे रहने की आपको ताकत है, आप सुबह से शाम तक चलना ही चलना है आपको, समझना। आपने ज़कात दे दी, आपने जो है खून अदा कर दिया, आपने किसी की मदद कर दी, ये सारे ख्वाहिश आप में पैदा हो चुके हैं। अब उसके साथ आपने तौहीद को माना है। अब ये सब चीज़ें आप कर क्यों रहे हैं? आप बाहर जा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, आप मरवा कर सही मरवा के आप पहाड़ियों पे जा रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? इसकी वजह ये कि ये आपको अल्लाह को राज़ी करना है। असल कहानी जो है वो आपको अपने खुदा से जो है वो रग़बत पैदा करनी है, जो जैसा उसका हुक्म है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तुम मेरे नज़दीक आओ, और जितना तुम मेरे नज़दीक आओगे उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे नज़दीक होऊंगा। सुभान अल्लाह, ऐसे ही है। तुम मुझे दोस्त बनाओ, मैं तुम्हें दोस्त बनाऊंगा, ऐसे ही है, समझना। लेकिन इन्हीं चीज़ों के साथ जब मैं मैदान अरफात में पहुंचा, जैसे आपने फरमाया, तो वो समझ जो है वो नाकाबिले बयान है। बिल्कुल ऐसे ही है, समझना। इतना ज़बरदस्त और रूह परवर मंजर है वहाँ का, क्या नहीं। वहाँ पहुँच के इंसान बेइंतहा एक तो थक चुका होता है बहुत ज़्यादा, और धूप रूज पे होती है, यानी गर्मी इतनी ज़्यादा, आपको ना पानी की फ़िक्र है ना आपको खाने की फ़िक्र है। आपको इतना पता है कि यहाँ मुझे कुछ चीज़ें ना अदा करनी है, और ये मैदान में अदा करनी है मुझे, यहाँ पर तेज़ मैदान में। जब आप मैदान में आप पहुँचते हैं, जब आप वहाँ की इबादत करते हैं, हज जो है सिर्फ 4-5 घंटे का है। यानी आप ज़ोहर से लेके मगरिब तक का ये जो टाइम है, तेज़ धूप वाला, समझे ना,
इसमें हज का जो है, जो आप फरीज़ अंजाम दे रहे हैं, जो अब इस वक्त इबादत आप कर रहे हैं, वो हज में इंक्लूड है, उसका नाम हज है। अरफात के मैदान में जो खुतबा अरफात सुनते के हैं, मैदान में, जो खुतबा सुनते हैं। जी हाँ, इसमें दो हज को दो हिस्सों में बांटा गया। एक है वो जो तवाफ़ किया था हमने, और एक हमने ये कि वहाँ से फिर दोबारा हम जो हराम बांधा और अब हम इधर आ गए। यानी इस हज को कहते हैं हज तमद्दो, यानी आपने उम्रा कर लिया, फिर आपने हराम उतार दिया था, फिर आप दोबारा आप यहाँ आ गए। अब मैंने ये सोचा, क्योंकि हज मेरा पहला था, मैंने देखा, उम्र तो हमने किए थे लेकिन इस पोर्शन में आई नहीं, कभी ऐसे नहीं हुआ। जब देखा कि यार ये अरफात जो है इसमें क्या रूहानियत है, तो आप वहाँ पहुँचते ही आपको अजीब व गरीब सिस्टम आपके अंदर पैदा हो जाता है। इतनी मोहब्बतें, रूहानियत आपके दिल और दिमाग में छा जाती है। आप कहते हैं ये, फिर आप ये देखते हैं कि यार यही वही है जहाँ मैदान हशर जब लगेगा, अल्लाह तबारक व तआला की अदालत सजेगी। नहीं अदालत लगेगी कि ये वही है। जब आप इस पर दुआ मांग रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं आप अपना, तो आप अपने को वहीं कहीं खड़ा देखा पाते हैं। तसव्वुर में देखते हैं कि मैं शायद यहाँ खड़ा हूँ रोज़े मेशर, शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ रोज़े मेशर, और यहाँ मेरी दिलजोई हो रही, यहाँ मेरे इमाम आ गए, यहाँ मेरे अल्लाह ने अदालत लगाई है, यहाँ मेरे दिल में फ़ैसले होते हैं, मेरे हक़ में फ़ैसले होते हैं। यानी मैं समझता हूँ कि वो नाकाबिल बयान है। इतना खूबसूरत मंजर, और पता ही नहीं लगता कि वो 4 घंटे 5 घंटे किधर गए, कैसे गुजर गए। अच्छा, एक चीज़ मुझे एक चीज़ और पूछनी है कि मैदान अरफात में और जब आप हज का यानी एहराम बांधते हैं, उस वक्त हम जो तस्बीह अदा करते हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और इस तस्बीह को, क्योंकि मैंने उम्रा किया, हज तो मैंने नहीं किया, तो इस तस्बीह को पढ़ने के साथ भी जो एक दिल में करे जाती है ना, मैं कहता हूँ कि अगर असर फजर का टाइम ना हो तो आप उसी वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाए, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला से आप मांगते हैं कि अल्लाह ताला, अच्छा बेहतरीन दुआ, क्योंकि उम्रे आप कर चुके हैं, मेरा पहला उम्रा था, और मैं ना जब मैं गाड़ी में बैठा, हम किंग फाद से जब रवाना हुए कुरान गेट यानी मस्जिद खाने काबा के लिए, मस्जिद हरम के लिए, तो वहाँ पर ना रास्ते में ये भी मांगना है, ये भी मांगना है। इवन तो मैं होटल गया, पहले मैंने जाकर दोबारा वजू फ्रेश किया, उसके बाद मैंने कहा अब जब मेरे सामने काबा आएगा ना तो सबके लिए मांगना है, लेकिन उस वक्त वाकई में मंजर ये होता है, सिर्फ इस्तग़फ़ार होती है। और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जो पहली नज़र का, अच्छा एक चीज़ और, अल्लाह तबारक व तआला के लिए मैं ये कहूँगा कि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो पहली दफ़ा नज़र पड़ना, हर दफ़ा जो आपकी पहली नज़र पड़ेगी उसमें दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला ने वहाँ पे भी डिफरेंस ख़त्म कर दिया कि जितनी दफ़ा देखोगे उतनी दफ़ा। और दूसरी बात ये कि अगर इस्लाम की बात हम की जाए तो कोई चीज़ हिडन नहीं है, यानी मैदान अरफात भी अल्लाह ताला ने हज में दिखा दिया कि मैं यहाँ अदालत लगाऊंगा, यहाँ पर तुम्हारा हिसाब होगा। तो फिर भी हम गफलत में पड़े हैं, तो हमें गफलत से बाहर आना है, जहालत के अंधेरों को ख़त्म करते हुए हमने आगे बढ़ना है। अरफात के मैदान से आप निकले, जब नबी की गलियों में, नबी के शहर में गए, वो ठंडी गलियां, वो मीठे रास्ते, वो प्यार भरे लोग, जो कि वाकई में मैंने देखा कि मक्के के लोग थोड़े सख्त दिल हैं, लेकिन मदीने के लोगों के अंदर इतनी मोहब्बत है कि अगर आप जा रहे होते हैं तो खुद स्पेस देते चले जाते हैं। तो उसका बहुत खूबसूरत है, आपने सही फरमाया। देखिए, जब हम हज पे जाते हैं या उम्रा अदा करते हैं, तो जो मेरे नबी की गलियाँ हैं, या मेरे गलियों में वहाँ एक मस्जिद बनी हुई है जहाँ मेरे रसूल का रोज़ा है, और रोज़ा नबी, मस्जिद नबी कहलाता है। बहुत मोहब्बत है मेरे अल्लाह को मेरे रसूल के साथ, बहुत ही लुत्फ़ आता है, बहुत रूहानियत डेवलप होती है वहाँ पर, और हर लोग जो हैं वहाँ बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। समझना सवाए इसके कि वहाँ के जो लोग हैं, यानी जो इंतज़ामिया है वहाँ की, अरब की जो इंतज़ामिया है, वो इतनी कोऑपरेटिव नज़र कहीं भी नज़र नहीं आती। यानी हज के मौके पे भी मुझे अफसोस होता है इस बात को कहते हुए, लेकिन हम चूँकि एक आँच लगाए बैठे आए हैं, एक उम्मीद पर हैं और एक लौ लगी हुई है, तो हमें इतना नहीं पता होता कि ये हमसे कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कोऑपरेट कर रहा। हमें अपने वास्तव को पता है कि हमें इधर जाना है, इधर जाना है, इधर पढ़नी है। हम तो खुदा के मेहमान बन के जाते हैं, हम तो उनके मेहमान हैं, हमें इनका क्या करना है। तो हम बड़े खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ें करके बड़े के निकल आते हैं। मेरे अल्लाह ने देखिए मोहब्बत इतने ज़्यादा रखी मेरे रसूल के साथ, लेकिन हज या उम्रे में इसका कोई शेर नहीं है। वो मक्का ही से शुरू होता है, वो उम्रे में ही है सब कुछ, लेकिन पहली मंजिल उन्होंने कहा मेरे रसूल को मानो। सुभान अल्लाह। पहले आप उसका तवाफ उसका करो, उसका रसूल के गिर्द करो। आप जन्नतुल बकी, वहाँ का जो जन्नत था, एक जगह है वहाँ की छोटी, पहले आप उधर जाओ, पहले आप मेरे रसूल की ज़ियारत करके आओ, फिर मेरे पास आओगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बाबे अबू बकर से हम रवाना होते थे और फिर मिंबर और वहाँ पर नवाफिल पढ़ना और नबी के रोज़े पर बैठ कर, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि, जो हम कहते हैं ना
मैं किसी की एंटी बात नहीं करूंगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोजे पर जब भी आओ तो दुरूद पाक पढ़ने के बाद, यानी सलाम भेजने के बाद, दुआ जो मांगनी है वो किबला रुख होकर मांगनी है, नबी के रोजे पर नहीं मांगनी है। तो नबी ने फरमाया, तो बिल्कुल। बस यहाँ पर खत्म हो जाती है कि कभी भी दुआ मांगनी तो किबला रुख होकर मांगनी। इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। कम बैक। और इसी के साथ साथ डॉक्टर आबिद से दोबारा पूछेंगे। डॉक्टर आबिद, अगर हम जाते हैं उम्रे और हज पर जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा, मैं तो इस साल भी हज पे गया, दूसरे साल भी हज पे गया, तीसरे साल भी हज पे गया, और उसके करीब रिश्तेदार, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई बहुत तड़प रहे होते हैं कि हम हज बैतुल्लाह करें या हम उम्रे पे जाएं। लोग उनको हज बदर या उम्रा जो है वो नहीं करवाते। तो अल्लाह तबारक ताला ने तो उसका तो इनाम भी बहुत ज़्यादा रखा है, उसकी आपको जो क्या कहते हैं उसका बदला है या जो उसका सिला है वो भी ट्रिपल मिलता है, लेकिन लोग इस तरफ क्यों नहीं आते? देखिए, बहुत अच्छी बात है, और यही असल सबब है आपका मुआशरे की। मुआशरा आपका कितना मोहब्बत वाला है, कितना सक्सेसफुल है। हमारा मुसलमान माशरे में अगर ये चीज़ आ जाए, एक दूसरे की मदद और मोहब्बत आ जाए, तो मैं समझता हूँ ये माशरा, हमारा माशरा बड़ा आइडियल माशरा बन सकता है। अब एक शख्स है, साहिब इज्तिहाद है, बार बार हज कर रहा है, अपने मुलाजिम को नहीं भेज रहा, उसके घर का सगा भाई है उसको नहीं भेज रहा, बहन है घर में नहीं भेजी, अपने हज किए जा रहा है। तो इसके लिए आपके हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज आप वो करो जो आपको जो है आपके हिसाब से मौजूद हो। एक हज करो, आप एक हज करो, जिंदगी में लेकिन हाँ, लेकिन उसको ही सबसे अच्छा बेहतर बनाएं आप। इसे इसकी मिसाल बिल्कुल थी, आपने देखा, आपको पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, ठीक है ना, हजरत करके बाद में मदीने में आए, बाद में फिर फतेह मक्का हो गया कि मुझे। अब आप उनसे पूछिए कि हज कितने किए आपने, ऐसे ही है। आपने हज एक किया बस, समझे ना। तो आप उनकी सुन्नत पर अमल करें ना, है ना। 3 उम्रे किए थे उन्होंने, एक हज का, भाई ये सुन्नत है आपकी। उन्होंने अपने करके दिखा दिया कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, इसके बावजूद जो है मैं हज ये कर रहा हूँ। आप कौन है, आप इतने दूर दूर से हज करने आ रहे हैं आप, इंशाल्लाह, है ना। आपको हुकूकुल्लाह तो अपने साथ है, हुकूकुल इबाद निभाना है आपको, इसके साथ ऐसे ही है, समय तो आपका ये सिलसिला बेहतर होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और जो सब हमने हज की बात आपसे की, लेकिन अब थोड़ी सी हम जिंदगी की तरफ भी आते हैं। जो लोग, सबसे पहले तो मुझे बताएगा, ये आप निशान देख रहे हैं मेरे हाथ पर, इस तरीके से मेरी टांगों पर पूरा निशान है यहाँ तक, और उसके बाद जो है इनर पोर्शन जो है टांग का, यानी ये वाला एरिया जो है ये पूरा काला हो चुका है, मतलब कि स्किन मेरी इनर वाइट है, तो वो डार्क पहले ब्राउन हुआ, अब वो डार्क ब्लैक हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ छोटे छोटे से दाने होते हैं, वो एकदम से बड़े हो जाते हैं, उसको खारिज करो वो फटता है दाना, फिर वो दूसरी जगह 3-4 और बना देता है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर जब तक वहां से, क्योंकि खारिज करो तो वाइट हो जाता है या खुश्की कह लें, जब तक एक जलन वाली फॉर्म नहीं आती तो खारिश रुकती नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, ये एक स्पेशलिटी है। स्किन की जो प्रॉब्लम्स आते हैं, हर चीज़ की जो मेजर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो हम स्पेशलिटी के चले जाते हैं। जब जनरली जो होता है, एक जनरल फिजिशियन जो है, जनरल डॉक्टर जो है, या एक रिलेटेड डॉक्टर पेडियाट्रिशियन है जैसे है, अब वो अपने हिसाब से बात करता है। वो आपका जो फैक्टर है वो एलर्जी का फैक्टर है ना। अब हमारे पास जिस किस्म जैसे आप आते हैं, तो हम पहले तो ये कहते हैं कि आपको ड्यूरेशन कितना है इसके अंदर, कब से ये हो रहा है आपको, और किस तरह से चेंज हुआ है। 1.5-2 महीने हो गए। हाँ, तो जैसे जो मोर देन 2 या मोर देन 3 मंथ होते हैं, हम यूजुअली उनको डर्मेटोलॉजी पर रेफ़र करते हैं आप उनके साथ। इसकी वजह क्या है कि वो उनका काम यही है। अगर हम सारे फील्ड देख लेंगे तो वो बेचारे किस लिए बैठे हुए हैं, वो हमारे मोहताज हैं कि आप हमारा फिजिशियन जो है हमें रेफ़र करें पेशेंट को हमारे, तो आप उसके पास जाते हैं। जनरली मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको, ये एलर्जिक है। एलर्जिक ऐसा एलर्जी होती है, एलर्जी कई किस्मों की होती है। मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें शामिल हो जाता है, कभी उसमें फंगल इन्फेक्शन उसमें शामिल हो जाता है, कभी उसको जनरल वायरस इन्फेक्शन इसमें आ जाते हैं। यानी दाने बहुत बीमारियों में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर जैसे आपके से हट के कोई दाने रेशेस होते हैं, देखिए टाइफाइड में भी रेशेस आ जाते हैं। खसरा हमारे यहाँ बच्चों का मशहूर है, वो पूरा चेहरा भर जाता है, बॉडी भर जाती है। इसी तरह डेंगू बुखार, उसमें रैशेस आ जाते हैं उसके साथ में। इसी तरह स्कैबीज है, जो आप, मुझे लगता है जो आपका केस है वो स्कैबीज में आना है, फंगल में जा, ये पूरा सारा पोर्शन जो है वो डिसकलर हो जाता है, कलर लेस हो जाता है, कलर उसका चेंज हो जाता है, दाने रैशेस वगैरह होता है, खारिज करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंटीजियस डिजीज़ कहलाती है, एक दूसरे को फैलती है। अगर आप अपना टॉवल अलग नहीं करेंगे, अगर अपना सोप आप अलग नहीं करेंगे, तो ये दूसरों को घर में आ जाएगी, और जब एक से 1 to 2 फैलती चलिए। इस तरह से ये नहीं है
कि आप बैठे और दूर बैठे हुए शख्स को लग जाए, ये इस तरह से नहीं है, ये सब कॉन्टैक्ट से होता है। ये सारा आपको जो अगर आप कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो चीज़ सारे आपके पास आएगी। तो ऐसे ये एलर्जी की जो चीज़ें आती हैं इसके टेस्ट किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती हैं इसकी, ठीक है ना। एलर्जी मुझे सिंपल है, CPBC CBC वगैरह करा लेते हैं, एलर्जिक टेस्ट करा लेते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो एलर्जन टेस्ट कहलाता है ना। एलर्जन हमारे मुल्क में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वहाँ पाया जाता है। ये आपका काम है कि आप पहले एलर्जन टेस्ट कराएं और उसको जो एलर्जिक जो फैक्टर है वो डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे डिटेक्ट हो गया उसके हिसाब से उसका इलाज हो जाता है बिल्कुल। तो ये इसकी कहानी है जनाब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एलर्जी की तो एक फॉर्म ये भी है कि आपको एस्थमा भी होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एस्थमा गर्मी में नहीं होता, ये बात सही है? नहीं, कोई सही नहीं है, ऐसी बात गलत नहीं बात है ना? हाँ, बिल्कुल गलत है। इसकी वजह है कि मैंने खुद देखा गर्मियों में ज़्यादा मैंने अस्तमा देखा है लोगों का, समझना। असल में गर्मी सर्दी का इसका इतना ताल्लुक नहीं है। अगर वो चीज़ें जो आबो हवा से क्लाइमेटिक चेंजेस से होती है और ठंडी हवा से होती है तो वो तो सर्दियों में होगा, और लेकिन गर्म हवा की जो वो भी इसकी नाक में जा रही है वो भी तो वो गर्मियों में ज़्यादा हो जाएगा। पोलन है, डस्ट है ना। डस्ट अगर सर्दियों में जो है वो ज़्यादा हो रही है तो सर्दियों में हो रहा है, अगर बाहर गर्मियों में ज़्यादा डस्ट हो रही है तो उसमें उसके साथ हो रहा है। आप पौधे रख देते हैं घरों में, पाले रख देते हैं, है ना, पेट्स आप रख देते हैं, आप जो आपके जानवर वगैरह हैं, इन सबसे चीज़ें हो जाती हैं ये। लेकिन हर एक को नहीं होती हैं। कोई जो वो बंदा जो हाइपर सेंसिटिव होगा किसी भी पार्ट से, आपकी ये चीज़ें हाइपर सेंसिटिव हुई किसी बैक्टीरिया से या किसी फंगल से, तो उसने अटैक किया आपके बॉडी के अंदर। आप ही के साथ बाद औकात दो तीन एक ही घर में रह रहे हैं जो दूर दूर हैं, उनको किसी को भी नहीं हो रहा ये। जबरदस्त। अच्छा जी, डॉक्टर तारिक ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर तारिक के लिए हम ये कहते हैं बेस्ट वीडियोस बनाते हैं, बेस्ट चीज़ें करते हैं और इसी तरीके से आपको रेमेडीज बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? अल्लाह का करम। आप सुनाए, ठीक ठाक? आपने इनवाइट किया? बिल्कुल जी, आपको इनवाइट करना। और हमारे डॉक्टर आबिद साहब जो हैं वो अभी हज करके आए हैं, तो इनसे भी जो है वो एक वो था कनेक्शन के इनको बुलवाने, लेकिन आते साथ तबीयत खराब हो गई। अब ये सेट हो तो अनीम भाई पकड़ के ले आए इनको। अच्छा जी, डॉक्टर तारिक आपसे भी यही सवाल कि एलर्जी इस्तेमाल तो क्योंकि इन्होंने बात कर ली, तो मुझे ये बताएं कि आजकल जो है वो बच्चों के अंदर, मुझे 2-3 सवाल आए थे आपके लिए। अब ये इसकी क्या रेमेडी हो सकती है कि बालों में जो बच्चों को लाइस हो जाती है, ये कुछ आजकल शैम्पू से भी नहीं जा रही। इवन दो मैंने ये देखा है जुएं पहले लोग कहते थे कि तेल लगाओ मर जाती हैं, एक मैंने कहानियों में सुना था या बातों में सुना था, लेकिन इवन दो अब तो आप हाई वो कहते हैं ना आपका डेवलपर के साथ आप डाई भी लगाते हैं, वो कुछ वो तब भी जिंदा रहती हैं। तो क्या मतलब ये पढ़ लिख के आ गई हैं, क्या किया उन्होंने, PhD किया हुआ है, क्या किया हुआ है, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। देखिए, लाइस की जहाँ तक बात है, लाइस तो बहुत कॉमन है ड्यू टू बच्चों में, खासतौर पे स्कूलिंग की वजह से। ऐसे ही है, स्कूल में कुछ बच्चे साफ होते हैं, कुछ बच्चे जाहिर सी बात है उनकी मदर केयर नहीं करते तो उनके बालों में लाइस वगैरह हो जाती। लेकिन आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं ये बताऊँ, लेकिन शायद आपकी नॉलेज में होगी कि अब एक टैबलेट्स आ गई हैं जो हम बच्चे को टैबलेट्स खिला देते हैं, वो लाइस खत्म हो जाती है। बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ा 3-4 नहीं, देखें उसकी प्रॉपर डोजिंग अगर करते हैं तो लाइस खत्म होंगी। लाइस जो है एक ऐसी चीज़ है जो अमूमन एक से दूसरे को फैलती हैं। अगर आप बच्चे को प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराते हैं, सर्द होते हैं, उसको आप एंटीलाइस शैम्पू दे देते हैं, उसके बाद आप उसको एक टैबलेट देते हैं। टैबलेट का 2 या 3 दिन का कोर्स होता है, 100% क्योर इसके अंदर। अच्छा, मुझे एक बात डॉक्टर आप बताइएगा कि जिस बच्चे को फिट्स पड़ते हैं, फेवरोटिकल फिट्स हों वो, क्योंकि फेवरोटिकल फिट्स जो होते हैं वो तो बड़े उम्र में भी पड़ जाते हैं, जी। जो बुखार के झटके होते हैं, तो क्या वो बच्चा भी ले सकता है? देखिए, फिट्स का ताल्लुक कई चीज़ों से होता है कि फिट्स हैं कौन से। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि एक फिट्स वो होते हैं जिसको आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा एपिलेप्सी, ठीक है, और एक फिट्स होते हैं जो हाई ग्रेड फीवर में आना शुरू हो जाते हैं। फीवर वाले की बात, फीवर वाले होते हैं। अगर फीवर में आप फीवर कंट्रोल करेंगे तो मोस्टली वो फिट्स सबसाइड हुए होते हैं। सही है, ठीक है। वो कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि टेम्परेचर सेंटर जो है वो सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, वो ज़रा से हाई ग्रेड पे उसके पूरे बॉडी को फिट्स जाहिर करता है ताकि पेशेंट को फौरी तौर पर फीवर डाउन किया। इट इज़ अ सिम्टम। अच्छा, मेरा 103 पर पड़ जाता है, हाँ, मुझे 103 पर फिट्स पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। कई लोग प्रोन होते हैं फिट्स की, उसकी वजह उनको फीवर एक होती है, वो इतना बड़ा रीज़न नहीं। लेकिन अगर एपिलेप्सी, इट्स नीड ट्रीटमेंट। अगर वो ट्रीटमेंट एपिलेप्सी की ले रहा है, प्रॉपर मेडिकेशन ले रहा है, तो एनी मेडिसिन ही कैन टेक। अच्छा, अब बच्चे का ये है कि जिनके लिए मैं पूछ रहा हूँ, जिनका सवाल आया था कि बच्ची की एक तो बर्थ जो हुई वो हुई कोई 7th का लास्ट था, 8 का स्टार्ट नहीं हुआ था अभी, ठीक है। सेकेंड थिंग कि 2 भाई, एक भाई और एक बहन थे। भाई चिन से ऊपर उसकी नशोनुमा नहीं हुई थी, चिन तक बना हुआ था। वो तमाम चीज़ें इस बहन की शेयर कर रहा था, हार्ट, लिवर, तमाम चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि जब वो कॉर्ड काटी तो उसकी डेथ हो गई बच्चे की,
और बहन जो है वो जो पैदा हुई तो फिर उसके बाद जो है उसका प्रॉब्लम ये रहा कि वो शुरू के 6 महीने हॉस्पिटलाइज रही इंक्यूबेटर में। अब उसको जुएं रज के पड़ी हैं, तो वो वाली चीज के वो निकालते भी हैं, उनकी वालदा निकालती हैं। नहीं देखें, फिर आपकी बात है किसी हद तक, एक हद तक थोड़ी सी इसमें एडिंग करनी पड़ेगी। जुएं होती हैं साथ में, आपको पता वम्स हो जाते हैं। एक बच्चे को मैंने देखा, बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन मेरे पास जो आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि सर में गड़े बने हुए थे, ऐसे ही है। और गड़े के अंदर बाकायदा कीड़े विजिबल थे, और जैसे आदमी ये नहीं कहता कुलबुला रहे थे इधर उधर, वो बंदा देख के इतना ज़्यादा वो होता है कि उल्टी आना शुरू हो जाती ठीक है। है। दैट इज़ अनदर थिंग, उसको हम लोग हेड वॉर्म्स कहते हैं। मतलब वो एक अनदर थिंग है, लाइस का सेकंड स्टेज होता है। और दूसरी बात है कि पुअर, वेरी पुअर हाइजीन की वजह से होते हैं। बालों में क्या होता है कि मामूली सा इन्फेक्शन होता है, स्कैबिज होती है, दाने बन जाते हैं, वो दाने इन्फेक्टेड होते हैं, उनके अंदर जैसे पूरी बॉडी में दाने होते हैं ऐसे सर में भी हो जाते हैं। अब वो जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, बच्चा केयर नहीं करता, खुजाता रहता है, वो बाकी जर्म्स मिलकर वहाँ पर बाकायदा कीड़े पैदा हो जाते हैं। उसकी प्रॉपर एक मैनेजमेंट है, उससे पूरा केयर की जाती है। ठीक है। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो ये दैट इज अनदर थिंग, वो लाइस से रिलेट नहीं करेंगे, मतलब इट मे बी रिलेट टू नाइट। नहीं, असल में उनका ये प्रॉब्लम है, सर में गड़े नहीं है, जख्म हो जाते हैं, खारिज बहुत करते हैं। ज्यादा सीवियर कंडीशन में होता है। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो नाई हजरात है वो ये कहते हैं कि जब जुएं अंडे बहुत ज्यादा दे देती है आपके सर में, तो फिर ये कि उनके बाद जैसे, अच्छा उस बच्ची के कोई कुदरती है, उसको बहुत ज्यादा पड़ते हैं, उसको और उसकी बहन को, 5 बहन भाई हैं, तो 2 जो है वो उनको बहुत ज्यादा, बहनों को तो बहुत ज्यादा जुएं पड़ती हैं, तो पैसा बड़ा आता है कहते हैं। तो ये मुझे बताएं कि आप अब उनको गोली कितनी रिकमेंड करेंगे? वो बच्ची की उम्र 5 साल है। नहीं देखें, अव्वल तो सबसे पहले उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप में उनको प्रॉपर एडवाइस कर दूंगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेकिन 3 दिन हम कहते हैं, नॉर्मल जो यूजेज है 3 दिन की होती है। ठीक है। 3 डेज का कोर्स होता है, जुएं 100% ठीक हो जाती हैं। बट इट इज़ नॉट ओनली द मेडिसिन हु क्योर्स, आपको खुद भी बहुत कुछ करना है। ठीक है। मतलब उनको सर की हाइजीन का ख्याल करना है, प्रॉपर शैम्पूइंग करनी है, तेल लगाना है तो उसको वॉश करना है, और फिर आपके बालों में जो अगर फर्ज करें जुएं भी, तो हाथ से भी निकालने की कोशिश करें। मेरा तारिक सवाल आया है आपके लिए कि हेयर लाइन जो है वो विजिबल होने शुरू हो गई है, उसके लिए कोई भी स्प्रे या क्रीम बता दें। हेयर लाइन, गांजपन, अच्छा ये देखिए यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ये मर्दों में होता है। हाँ यूनिवर्सल प्रॉब्लम में बेल्डनेस पैदा होती है वक्त के साथ साथ, और फिर जेनेटिकली भी होती है। आपके फादर का या उसके दादा का, उनके दादा का, चाचा का फैमिली में हिस्ट्री तो शुरू हो रही थी। लेकिन उसके लिए देखें आजकल तो बस सबसे इजी हेयर ट्रांसप्लांट है। रोकने का तरीका आप बोलें कि ना हो, उसके लिए चंद विटामिन, खासतौर पर विटामिन ई हम कहते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो उसको लें। और कई चीज़ें और होती हैं, सर को कैप पे रखें, आप धूप में जाएँ और डेली वॉशिंग करें, अच्छा शैम्पू यूज़ करें, उससे बहुत ज़्यादा हद तक, और नींद पूरी करें। ये प्रिकॉशन है, अगर नींद पूरी करते हैं तो ये रुक सकता है। ठीक है। लेकिन इसको रोकने के अलावा अगर आपने कवर कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आजकल विग एक कॉमन सी चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ उसके अंदर आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट भी तो 6 साल चलता है ना, उसके बाद तो फिर आप काम नहीं, अब परमानेंट हेयर फिक्सिंग आ चुकी है। अच्छा, आप बाल लगवाएंगे, आपके अपने ही बाल होंगे, वही लगा दिए जाएंगे, उसके अलावा वो बाकायदा ग्रो करेंगे, आपको कटिंग करनी पड़ेगी। जबरदस्त। अच्छा जी, डॉक्टर आबिद आपकी तरफ आते हैं कि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा आपके होंठ जो है वो, और ये जगह जो है, ये आप उसको क्या एरिया बोलेंगे, अब टी जोन बोलेंगे कि बी जोन बोलेंगे, जो भी है उसको वाइट एक जैसे नहीं, वो खुश्की टाइप अजीब सी हो जाती है। अच्छा, आप कोई भी ड्राइनेस जो आ जाती है, अच्छा वो बहुत अजीब लगता है, आप कहीं पे भी जाते हैं ना, ये जगह पूरी वाइट और फिर लिप्स आपके वाइट, तो उसको क्योर करने के लिए क्या करें? देखिए, क्योर जो है बताना या उसका ट्रीटमेंट बताना या नहीं होता है इस तरह से, इसलिए कि ये मिसगाइड हो जाते हैं ये लोग जो होते हैं। हम सिर्फ उनको ये गाइड करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर जो आपका फिजिशियन नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसको जो है किसी कंसल्टेंट को उसको आप बताएंगे। ये चीज़ें 2 तरह की होती हैं, एक तो सिस्टमिक कोई डिजीज़ आपके पास आ रही है, और एक लोकल पर जो है आपको डिस्कलरेशन हो रहा है, कोई स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ड्राइनेस ऑफ वाटर सबसे अहम चीज़ है। लोग पानी वानी नहीं पीते हैं, ज़्यादा खुश रखते हैं अपने होठों को समय, तो वो इस तरह से हो जाता है। बाकी ये कि क्लीन कर देना है, और कोई मॉइस्चराइज़र आप जो होता है वो आप उसको यहाँ लगा सकते हैं। आप उसके साथ विटामिन कम हो रही है, B12 कम हो रहा है, आप उसकी सप्लीमेंट उसको आप दे सकते हैं। कोई इस तरह से कोई बॉडी को कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो उसको क्योर करें आप। बहुत सी चीज़ों में ये चीज़ होती है जी। आप असल में आजकल पता है क्या, मुझे तो ज़्यादा ये लगता है कि आप लोगों की और आपकी, डॉक्टर आबिद और आप डॉक्टर तारिक, आपकी डिग्रियां गलत है। सबसे ज़्यादा बेहतर है यूट्यूब के अंदर तो वो गुण बना देते हैं, लोग खुद ही डॉक्टर बन गए। हालांकि मैं अक्सर ये अपने प्रोग्राम्स में भी कहता हूँ कि अगर इन्होंने पढ़ा है तो मेहनत करके पढ़ा है,
कोई ये नहीं था कि ये गाय को पट्टे डालने गए और वहां पे पेपर देने चले गए। आपके लिए पढ़ा गया क्योंकि मेरी डिजीज मुझे है। सेम डिजीज अगर डॉक्टर तारिक और डॉक्टर आबिद को, इनकी कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगी, मेडिसिन डिफरेंट हो जाएंगी। ऐसा है या नहीं है? मैं गलत कह रहा हूँ? Definitely, ऐसे ही है बिल्कुल सही कह ना? रहे तो मुझे ये चीज, अच्छा डॉक्टर तारिक आपके लिए एक सवाल है कि कोई आपका कोई डाइटिशियन है लिंक में? हाँ हाँ बिल्कुल मिल मुझे डाइटिशियन के पास 15 सवाल आए हैं, अब वो डाइटिशियन ही बताएगा। तो डाइटिशियन आपने मुझे एक ऑन एयर, सिंपल गाइडेंस तो हम लोग दे सकते हैं। नहीं वो उनको थोड़ा सा इशू ये है कि Specialize है। नहीं, स्पेशलाइजेशन नहीं है। ये 6 लड़के और 4 लड़कियां वो हैं जो कि हम कहते बर्गर बच्चे हैं। तो उनको एक वो राय चाहिए क्योंकि किसी की भाई की शादी है, किसी की अपनी शादी है, किसी को लहंगे में फिट होना है, तो किसी को शेरवानी For में weight फिट loss, होना है, for तो weight वो loss। वेट लॉस के लिए। और वेट लॉस के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें या कोई ऐसी ड्रिंक्स या कोई ऐसे कहवे उनको चाहिए जो अगर वो पीते हैं डेफिनेटली। तो एक तो वेट लॉस होता है, सेकंड उनका पेट और मैदा भरा रहता है। तो वो वाली चीज जो है वो देखें, डाइटिशियन। आपके सवाल के दो हिस्से बन जाते हैं। एक तो आपको वेट लॉस करना, दूसरी शेपिंग। अब वेट और लॉस तीसरा पेट भरा हुआ। वही चीज़ ना, दोनों चीज़ें आ गई। अब उसमें देखें कंबाइन एफर्ट करनी पड़ती है। थोड़ी सी आपको थोड़ी डाइटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, प्लस आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और एक्सरसाइज में जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट को, पेट के लिए पुशअप सबसे बेस्ट है। सही। आप सुबह आधा घंटा शाम को पुशअप तो मैं हर बंदा जानता है क्या होते हैं, लेकिन उसके कई डिफरेंट तरीके हैं, नेट पे अवेलेबल हैं। अगर आप पुशअप प्रॉपर तो करते हैं, आजकल तो एक हाथ से लगवाना, मतलब पसली खराब हो जाए बंदे की। वो मतलब आप जो लगाते हैं वो लगाएंगे, नए बंदा क्यों लगाए? स्मार्टनेस इजी नहीं है, वेरी कॉस्टली, थोड़ा टाइम। अच्छा ये वाली वाकई में बात है। जब मैं कभी कभार स्मार्ट होता था, जो मेरी आप तस्वीर देख सकते नहीं, हैं, अभी भी आप स्मार्ट हैं, नहीं नहीं, मैं बहुत मोटा हो गया था, सब बुरी बात। तो ये चीज़ है। नहीं, मुझे भी पूछना था, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर तारिक से पूछूंगी। डॉक्टर आप कोई भी हो, जो दोनों में से मुझे एक रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ये है, ऑथेंटिक डॉक्टर आप लोगों को अगर यहाँ बिठाने तो ऑथेंटिसिटी पे बात है कि अगर मैं कोई भी बात करूंगा तो मुझे पता है कि ठप्पा लकीर है कि ये बात सही उसके होगी। पीछे कॉन्फिडेंस होता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस और बाकायदा नॉलेज होती डिग्री असल है ना, और ना वो वाली बात है कि डिग्री तो डिग्री होती है, जाली में या असली है बलूचिस्तान वाले। तो ये चीज। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब, हाँ जी, एक चीज और मुझे शेयर करनी है, वो ये कि जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला किया गया कल। पता नहीं कौन से दुश्मन है जो बेचारे जाफर एक्सप्रेस के पीछे पड़ गए। तो बस मैं ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और साथ साथ डॉक्टर साहब जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को और जो हज करके हैं उनके लिए? जी हाँ, सबसे पहले एक बात, छोटी सी बात का आपके जवाब दे दूं। जो लोग यूट्यूब देखते हैं या जो लोग सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखते हैं, समझना, वो सेल्फ मेडिकेशन पे भरोसा करते हैं। ठीक है। आप कुछ भी नॉलेज कर लें, आप यूट्यूब देख के एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। आपको कंसल्टेंट के पास ही जाना पड़ेगा, यानी हम लोगों के पास ही आना पड़ेगा आपको हर सूरत में। तो ये असल में ये सोशल मीडिया की जो है ये बेरा रवि है जो लोग अडॉप्ट करते हैं। और इस तरह से आप देखें, आप डे बाय डे हमारे मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है ऐसे ही है। बजाय कम होने के। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया के हवाले से कि जो जायज़ चीज़ें सही तरीके आप उन पर अमल करें। उसी में जो नंबर ले लें आप कंसल्टेंट के, आप उनसे रुजू कर लें, वजह इसके कि वो जो रेजिमेंट आपको बता रहे हैं आप उसको अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी को मज़ीद ख़राब करें। आप ऐसे ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हज के हवाले से, हज का मेरा मशवरा यही है कि आप एक हज करें और बाकी अगर हज में कि आपको इस्तेदाद है तो हमारे यहाँ हकूक़ के बाद हकूक़ इबाद मौजूद है। आप अपने आसपास के लोगों को हज कराएं, वो बहुत सवाब का बाइस है। ये आप चीज़ें यानी नेकी को बांटें। आप हर चीज़ आपकी, अल्लाह ने आपको एक बाख्तार बनाया, आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, आप दूसरों को इसका जो है उसको शेयर दें आप। तीसरी बात यही बताई मैंने आपको कि बीमारियों के हवाले से, एलर्जी के हवाले से कोई भी वो चीज़ होती है, आपको भी मेरा ये मशवरा, आप फौरी तौर पर अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। आप जल्दी, आप देखिएगा 2 या 3 कंसल्टेशन होगी आपकी और आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर आबिद बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सेहतमंद रखे और हम हर हफ्ते आपको तंग करें इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। और जाते जाते सिर्फ एक बात, क्योंकि फिर ब्रेक के बाद हमें एडवोकेट साहब ज्वाइन करेंगे। आप हज करके आए, आपके पास इस्तात हर एक के दिल में ख्वाहिश होती है, आप हज करके आए तो दूसरों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको भी तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ शुक्रिया पाकिस्तान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान असर।